दिव्यांगजनों के साथ एक तरीके से संपर्क बनाने में कामयाबी हासिल की है। जैसा कि सीआरसी गोरखपुर अपने स्थापना काल से ही दिव्यांगजनों के मुख्य धारा में लाने हेतु, उनके समावेशन हेतु, उनकी शिक्षा दीक्षा एवं पुनर्वास हेतु पूरी संयुक्त टीम के एक अभिनव प्रयासों के जरिए उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ एडीएचडी, जैसा कि आप सभी जानते हैं एडीएचडी का फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसको अगर हिंदी में समझा जाए तो ध्यानाभाव या अति सक्रियता विकार, यानी कि ऐसे बच्चों में ध्यान की कमी और बच्चे बिल्कुल अति सक्रिय होते हैं, आवेगी होते हैं, असावधानी से चलने वाले होते हैं, अति सक्रियता से किसी भी गतिविधि में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते आज की इस कार्यक्रम की हमारी आदरणीय वक्ता डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम, जिन्होंने डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ निमहांस बंगलुरु से किया है और मेंटल हेल्थ में एक अच्छा नॉलेज आप लोगों के साथ साझा करती रही हैं। आज हमारे लिए एक गर्व का विषय भी है कि आज अगले 40 से 50 मिनट जो लगातार आपकी बातों को हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित वक्ता, सभी सम्मानित प्रतिभागी गण समझ पाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। चूंकि कार्यक्रम ऑनलाइन है तो इसमें बहुत ही सरल तरीके से हमारी स्थिति देश के अलग अलग कोनों से लोगों को जोड़ने की तरफ सदैव रही है। तो आज के कार्यक्रम में भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार जैसे प्रांतों से भी हमारे साथ रिहा प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारे साथ सीआरसी गोरखपुर से रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार सर जुड़ चुके हैं। सर रविन रोशन जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? रवि सर जुड़ चुके हैं सर, प्लीज कंटिन्यू। किस आईडी से जुड़े हैं सर? मैं जुड़ चुका हूँ राजेश जी। ओके सर, थैंक यू सर। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के क्रम में मैं सीधे तौर पर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम संख्या 195 में, जो कि स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन विद एडीएचडी के रूप में हमारे सम्मानित प्रतिभागियों के लिए, दिव्यांगजनों और उनके अभिभावकों के लिए समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर द्वारा आज के इस महत्वपूर्ण दिवस में आयोजित किया गया है। सीधे तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रवि कुमार, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सीआरसी गोरखपुर को, कि सर आप आएं और आज के कार्यक्रम की आदरणीय वक्ता डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की घोषणा करें। श्री रवि कुमार सर। Thank you and good evening to you all. Composite Business Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities CRC गोरखपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया कि सीआरसी गोरखपुर के एस्टेब्लिशमेंट के दिन से कोविड-19 पैंडेमिक से लेकर अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 194 सीरीज वेबिनार के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है और इस 195th वेबिनार का जो आज टॉपिक है स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर चिल्ड्रन विद एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये स्पेशली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है आजकल बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखा जाए तो 10 केस में 2-3 केसेस एडीएचडी के देखने को मिलते हैं। और एडीएचडी का मेन जो फीचर्स होता है इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी एंड इनअटेंशन, ये फ्रिक्वेंटली 0 से 5 इयर्स वाले बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसी के ऊपर आज का वेबिनार आधारित है और इसके बारे में हमारे बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन भी इस अपना अनुभव साझा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए once again on behalf of our CRC Gorakhpur family and our director Dr. Himanshu Das sir, who is the director of National Institute of Empowerment of Persons with Visual Disabilities देहरादून से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आज हमारे बीच जो रिसोर्स पर्सन मैडम है डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम, जो कि इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर पीएफसी और भदोही से जुड़ी हुई हैं। आई वुड लाइक टू वार्म वेलकम टू यू मैम, once again warm welcome to you। and
साथ ही साथ हमारे जितने भी इस वेबिनार में जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन मैम हैं उनके अनुभवों को पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट कर गेन करेंगी और एडीएसडी के बारे में क्या क्या उसकी मैनेजमेंट टिप्स हैं, घर पे रहकर बच्चे को क्या क्या एक्टिविटी कराकर उसके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में हम अनुभव जानेंगे। साथ ही साथ हम सीआरसी के इस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को कोऑर्डिनेटर सीआरसी टीम मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो कंटिन्यूअसली अपने एफोर्टलेसली अपने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। Once again, warm welcome to you all. Now I would hand over to Rajesh Kumar ji to continue with the program. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम की आदरणीय वक्ता, हम सबकी मार्गदर्शक डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औराई, जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश। मैम आप आएँ और आज के इस कार्यक्रम से संबंधित विषय पर अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों के साथ साझा करें। डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम, स्वागत है। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी आवाज़ सबके पास पहुंच रही है। थैंक यू सीआरसी गोरखपुर अलॉट कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आप सब लोगों को कुछ बातें बता सकूं। और तो देर न करते हुए विल स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन एंड आप सभी का स्वागत है। कोई भी क्वेश्चंस आपका होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के बाद भी आप कभी भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द एंड आई विल गिव यू माय कॉन्टैक्ट नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। क्या आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? नॉट इट मैम, अभी नहीं दिख रही। अब अभी नहीं। क्या स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर? नहीं मैम, अभी तक नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है सर कुछ? नो मैम। आई डोंट नो व्हाई स्लाइड्स क्यों नहीं दिख रही हैं। आप मुझे मेल कर दें मैम, यहाँ से मैं शेयर कर Okay. सकता हूँ, नहीं तो आप विदाउट पीपीटी भी कंटिन्यू कर सकती हैं इफ I am पॉसिबल। हाँ व्हाट्सएप में हम आपको कर देते हैं। ओके ओके मैम। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने सेंड कर दिया है सर, देखिए आपके पास। अदरवाइज आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि यहाँ से ये हो जाए। ओके मैम, मैं देखता हूँ, तब तक आप कंटिन्यू सेशन करें मैम। ठीक। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे टू
टॉक अबाउट ADHD, तो जब तक हमारी क्या कहते हैं ये स्टार्ट होता है तब तक हम जानने की कोशिश करते हैं कि ADHD होता क्या है। अब बाय डेफिनेशन अगर हम चले ADHD के बारे में, तो ADHD होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये इसका नया नाम है, पहले इसको सिर्फ ADD से बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये एक न्यूरो, आई एम ऑल्सो टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट अगर किसी को इंग्लिश या हिंदी दोनों में किसी में प्रॉब्लम हो तो वो दोनों अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ये छोटे बच्चों में 6 मंथ से ऊपर के बच्चों में, 1 ईयर के ऊपर के बच्चों में से लेके अडल्ट में देखा गया। ये एक न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसको कि क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसके कि इनअटेंटिवनेस, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये सारी चीजें जो है आपके इसके क्या कहते हैं सिम्टम्स होता है। तो अब बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ADHD ये एक बिहेवियरल कंडीशन के साथ साथ ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दोनों, ये एक न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है कि एवरीडे फोकस, एवरीडे छोटी छोटी रिक्वेस्ट या रूटीन चीजों में चैलेंज फेस करता है बच्चा, जो कि हम अगर उसको बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ये सिर्फ लेजी है बच्चा या हमारा बच्चा चीजों में फोकस नहीं कर पा रहा, इंटरनली उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो पीपल या जो बच्चे हैं जिनको ADHD होता है उनके साथ क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते हैं या फिर फोकस करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, रियलिस्टिक प्लान्स नहीं बना पाते हैं या कोई भी काम करने से पहले वो पूरी तरीके से सोच नहीं पाता है। तो ADHD सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो चाइल्डहुड में देखा गया है, इसलिए इसको चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी कहा गया है, जिसका कि प्रेवलेंस रेट 5 to 11% से बढ़कर 20% तक जा चुका है। सो आई वुड लाइक कि अगर हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, नाउ इट्स वेरी मच इजी। आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए राजेश जी। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि ADHD आप पिक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे इस वेबिनार में। जैसे कि आप देख रहे हैं एक बच्चा है जिसके कि कई सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं, वो हाइपर एक्टिव हो गया है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए प्लीज। ठीक है, बिहेवियरल कंडीशन है, मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है ये, और प्रेवलेंस इसका 5 to 11% है, जो आज की डेट में 20% से ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। So now this is very important side. अब आपको देखना है कि what does ADHD look like? ADHD दिखने में कैसा है? It looks like forgetfulness रहता है बच्चे को, बच्चा भूल जाता है, केयरलेसनेस रहती है, काम में सही तरीके से आपको कोई भी काम आप उसको सपोर्ट करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, रिस्की बिहेवियर होता है, ट्रबल गेटिंग अलोंग, मतलब कि अगर उन्हें कोई भी चीज बोली जाए आसानी से तो वो आसानी से काम नहीं करते, डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको किसी एक काम के लिए बोला जाए और या बोला जाए कि ये सही कर लो तो वो डिसऑर्गेनाइज रहता है। क्या होता है, एक्सेसिव टॉक करते हैं या फिर डे ड्रीम करते हैं, मतलब कहीं बैठ जाएंगे, कहीं उनका दिमाग कहीं और इधर उधर विचरण करता रहेगा, या फिर डिफिकल्टीज होती है उनको स्टिल बैठने में, वो मतलब एक जगह पे स्टिल नहीं बैठ पाते। नेक्स्ट करिए प्लीज। ओके, तो अब आप ये नेक्स्ट जिसमें देख रहे हैं, देखिए अटेंशन डेफिशिएंसी होती है। बेसिकली क्या है कि अगर वो किसी चीज पे अटेंशन डालना चाह रहा है तो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, फिजिटिंग, मतलब कि वो कोई भी चीज आपने उसको पकड़ाई, पेंसिल या पेन, तो वो उसके साथ खेलने लगेगा या फिर हाथ मसलने लगेगा, या फिर कोई भी चीज जो उसके हाथ में उसको पकड़ के उसके साथ फिजिट करने लगेगा, उसके साथ खेलने लगेगा। एब्सेंट माइंडेडनेस होती है, आपने कोई बात बोली या टीचर कोई बात बोले, आप में से बहुत सारे टीचर्स होते हैं यहाँ पे जो हमें ज्वाइन किए, एब्सेंट माइंडेडनेस कि आपने उनको क्वेश्चन दिया एंड वो किसी और दुनिया में, मूड स्विंग्स होता है, कभी वो हंस रहे कभी वो रो रहे, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा है कि एक जगह वो बैठ ही नहीं पा रहा, आपने उसको पनिशमेंट भी दी कि एक जगह बैठिए तो वो नहीं बैठ पा रहा, एग्रेशन दिखाता है, इम्पल्सिविटी होती है कि आपने बोला कि ये काम करना है तो तुरंत करना, उसको हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत करना। रेपिटेशन होता है वर्ड्स का, कई बार बातों को रिपीट करेगा। डिफिकल्टी होती है फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपने किसी भी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएगा। फॉरगेटफुलनेस आती है,
फॉरगेटफुलनेस ऐसी नहीं है कि जैसे अभी हम आके देखेंगे अपने इस वेबिनार में कि जैसे हम नॉर्मली भी कई बार चीजें फॉरगेट कर जाते हैं, पर ये फॉरगेटफुलनेस की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसी फॉरगेटफुलनेस की जो चीज हमारे दिमाग में या हमें याद होनी चाहिए वो भूल जाते हैं। बहुत बहुत, जैसे कि अगर आपने उनको टमाटर दिखाया और हो सकता है कि वो टमाटर का नाम भूल जाएंगे कि ये क्या है या फिर इसका कलर क्या है, ये उसकी आंखों के सामने दिख रहा है कि रेड कलर का, तो भी वो भूल जाएंगे। ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और अलग अलग डिसऑर्डर्स के साथ भी ये प्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है बच्चे को डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, उसके साथ भी इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट करिए। ओके, एडीएचडी आइसबर्ग की तरह होता है, जैसे कि जितना वो ऊपर दिखता है और नीचे कुछ और है। ऊपर क्या दिखेगा आपको, दिखेगा कि बच्चा रो रहा है, गुस्सा कर रहा है और चिल्ला रहा है, या फिर जरा जरा सी बातों पे गिड़गिड़ा रहा है, या आपने कोई काम की कहा उसे करने के लिए वो अवॉइड कर रहा है उस चीज को। आपको ऊपर से ये दिखेगा, बट उसके अंदर नीचे जैसे आइसबर्ग होता है, ऊपर से जितना दिखता है उसके 3 गुना नीचे होता है। नीचे से अंदर उसके दिमाग में क्या चल रही है, वो एंग्शियस है, एम्बैरेस्ड है, डरा हुआ है, क्या भूखा है, सिक है, बहुत सारी चीजें जो है एडीएचडी के बच्चे में चल रही होती है, जो हमें ऊपर से देखने में उसको लगेगा कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है हमारा बच्चा, या हमारा बच्चा इतना येल क्यों कर रहा है, इतना चिल्ला क्यों रहा है, या आप उसके सिम्टम्स मिक्स्ड आएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। एंड बिल्कुल उसके नीचे अंदर, बच्चे के अंदर वो बाहर से चिल्ला रहा है लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है, अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये एडीएचडी आइसबर्ग है कि ये बिहेवियर हमें दिखते हैं और अंदर से जो बच्चा है वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है या भूखा है, ये अंदर से उसके चल रहा है, जो हमें सामने उसके नहीं दिखता है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, एडीएचडी लोगों को क्या लगता है कि एडीएचडी का मतलब होता है हाइपर होना या फिर बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना किसी चीज से, जो भी हम इसके नाम से देखें या जो भी, क्योंकि इंडिया में अभी ये टर्म बहुत कम सालों से यूज होना शुरू हुआ है, बट फॉरेन में इसके ऊपर बहुत रिसर्च है। तो जो हम नॉर्मली किसी से बोलते हैं तो लोग कहते हैं एडीएचडी क्या है, वो तो बहुत हाइपर हो जाता है बच्चा, या फिर उसका मन नहीं लगता है। बट क्या होता है, देखिए छोटी छोटी चीजें होती है। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, अगर हमने उनसे बोला कि आप ये सामान उठाइए, तो ये सामान उठाने में भी उसको एग्जीक्यूट करने में, फंक्शन एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके दिमाग में 100 ख्याल आएंगे, ये सामान उठाना है, फिर क्यों उठाना है, तो ये क्यों उठा के वो ना उठा लूं, इस तरीके के, मतलब बहुत माइन्यूट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डेफिशिएट्स होते हैं। इमोशनल रेगुलाइजेशन डिफिकल्टी होती है। अगर वो रोना चाह रहे होते तो हो सकता है रोने की बजाय वो गुस्सा करने लगेंगे या चिल्लाने लगेंगे या भाग जाएंगे या चीजों को इधर उधर डिस्टर्ब करने लगेंगे। फिर क्या है, उनके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही रेसिंग होते हैं। अगर वो किसी चीज को सोच रहे हैं, तो जैसे हमने सोचा कि आज हम उठेंगे, सुबह उठ के हमने अपने बारे में सोचने शुरू किया, हमें ये काम करना है या ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है, बट उनके दिमाग में हमें होमवर्क करना है, हमें घर जाना है, हमें खेलना भी है, हमें खाना भी है, आज उसने क्या पहना होगा, आज बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं। हाइपर फोकस आ जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने बोला नाम एडीएचडी बोलता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार एडीएचडी के बच्चों में हाइपर फोकस भी देखा जाता है कि वो किसी एक चीज को इतना ज्यादा फोकस हो जाएंगे कि बिल्कुल उसमें परफेक्शनिज्म करने की कोशिश करेंगे, और इतना परफेक्शनिज्म करने की कोशिश करेंगे कि शायद वो उसके चलते अपनी डेली एक्टिविटीज को या किसी और चीज को वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक कॉन्स्टेंटली लूजिंग थिंग्स, उनकी चीजें गुम होती रहेंगी। सिवियर वर्किंग मेमोरी डेफिशिएट्स आते हैं, जैसे कि अगर हमने पूछा किसी बच्चे से, अगर 6 साल के बच्चे या 8 साल के बच्चे से हम पूछ रहे कि बेटा इसका कलर क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस थिंग, तो मुझे लगता है 8 साल का बच्चा बता सकता है कि इसका कलर ब्लैक है। बट अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बच्चों को दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता, उनके कनेक्टिविटी ही नहीं बनती है कई बार कि ये कलर ब्लैक है। उन्हें पता है कि ये कलर ब्लैक है, बट ये कलर ब्लैक है ये बोलने के लिए उनका दिमाग अलाउ नहीं करता है कई बार, या फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं।
कि अगर आपने एकदम अचानक से पूछा कि कोई भी बहुत स्मॉल सी चीज कि टोमेटो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, किस कलर का होता है, तो उनके दिमाग में कलर ही नहीं आएगा, उनके दिमाग में वो बात ही नहीं आएगी। तो ये है सीवियर मेमोरी डेफिशिएंट, जो कि हम नॉर्मल बच्चों में नहीं देखते। नॉर्मल बच्चे या अडल्ट इवन हम लोग भूल जाते हैं चीजों को, बट एडीएचडी में सीवियर मेमोरी डेफिशिएंट्स होते हैं। फिर क्या, ऑफन सोशली ऑकवर्ड या एंग्शियस होते हैं, सोशल लोगों के बीच में वो ऑकवर्ड या एंग्शियस हो सकते हैं। दो तरीके के रिस्पॉन्स आ सकते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, उन्हें नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं, और या तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, उनका मन बहुत कर रहा है करने का लेकिन वो करेंगे नहीं। बेसिकली जो अंदर फील कर रहे हैं और जो बाहर हो रहा है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। टाइम ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगर आपने उनको बोला कि आपको, आपके पास 5 मिनट का टाइम है ये काम करने के लिए, ठीक है, आपने उनके सामने से वही दो चीजें रखी है, ये 5 मिनट में आपको ये काम करना है, बट टाइम ब्लाइंडनेस हो जाती है, उनको समय का, वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता, वो भूल जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ और बातें आने लगे। आपने 2 पेंसिल रखी, आपने बोला कैट ड्रॉ करिए, वो कैट ड्रॉ करते करते कुछ किसी और एनिमल के बारे में सोचने लगेंगे, फिर वहां से कहीं और चले जाएंगे, डे ड्रीम करने लगेंगे। ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम टाइम ब्लाइंडनेस की क्या है कि वो स्कूल जाने के 1 घंटे पहले उठेंगे लेकिन फिर भी लेट हो जाएंगे। मुझसे ये वेबिनार करने से पहले बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने और दोस्तों के बच्चों के बारे में पूछा कि क्या मेरा बच्चा बहुत ज्यादा फिजिटी है और भूल जाता है और बहुत लेजी है। देखिए, टाइम ब्लाइंडनेस जो एडीएचडी के बच्चों में होती है और जो नॉर्मल बच्चों में होती है, उसमें डिफरेंस है। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो लेट उठ के लेट जाएंगे, लेकिन जो एडीएचडी के बच्चे हैं वो जल्दी उठ के लेट जाएंगे। अभी हम आगे देखेंगे, जल्दी उठ के लेट जाएंगे। तो ये है टाइम ब्लाइंडनेस। फिर इंसोम्निया और स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। जब उनका सोने का मन नहीं है तो उन्हें नींद आती रहेगी, और जब उन्हें सोने का मन है तो उनका दिमाग उन्हें सोने नहीं देगा, इस वजह से इंसोम्निया होती है। बेसिकली वो अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे, जो उनका अंदर से मन कर रहा है डिसीजन लेने का, बाहर से बॉडी में तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस। तो इसकी वजह से उन बच्चों में जो एडीएचडी से परेशान बच्चे हैं, इनमें मेंटल इलनेस, अदर मेंटल इलनेस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और भी जो खतरनाक मेंटल इलनेसेस हैं वो होने की संभावना है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2 फोटो दी गई है कि अगर एक नॉन एडीएचडी बच्चा है और एडीएचडी बच्चा है, इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो नॉन एडीएचडी बच्चा जो होता है वो लेट होगा स्कूल के लिए, क्योंकि वो लेट उठा है इसलिए वो लेट होगा, उसकी आदत है। लेकिन जो एडीएचडी बच्चा है वो अपने स्कूल जाने के लिए बहुत पहले उठेगा, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा डे ड्रीम कर रहा है, उसको इतनी ज्यादा टाइम ब्लाइंडनेस हो रही है कि वो वहां तक वो लेट हो जाएगा, वो पहुंच ही नहीं पाएगा, या फिर वो लेट हो जाएगा 1 घंटे पहले उठने के लिए भी। फिर सेकंड में हम देखते हैं कि डजंट एंजॉय डूइंग कोर्स और बोरिंग टास्क, मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे उनको बोरिंग टास्क लगता है कोई भी चीज, उन्हें लगता है कि ये कितना बोरिंग है, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। लेकिन जो एडीएचडी बच्चा, अगर उनका मन, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप कितना भी इंटरेस्टिंग है या कितना भी बोरिंग चीज है, वो उसमें चीजें खोजने लगेंगे और वो अंदर से करना चाहेंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, और उसके लिए वो अलग अलग तरह के सिम्टम दिखा सकते हैं। हो सकता है कि वो रोने लगे कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ये इतना बोरिंग है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो डिसीजंस कैन बी डिफिकल्ट। इनके जो डिसीजंस होते हैं जो नॉन एडीएचडी बच्चे के, वो डिफिकल्ट हो सकते हैं। कि अगर आपने बोला कि ठीक है तुम्हें एक आइसक्रीम खानी है या तुम्हें एक बर्गर खाना है, तो थोड़ा टाइम लेगा बच्चा कि हाँ मुझे दोनों चीज चाहिए। लेकिन जो एडीएचडी बच्चा है वो, उसके लिए नॉर्मल से नॉर्मल चीजों के बीच में पसंद करना या लाइक करना, उस चीज को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एंड वो उस चीज के बारे में 100 चीजें सोचेंगे। अगर आपने एक चीज उन्हें ऑप्शन दिया या 2 ऑप्शन दिया कि चूज करिए इसमें से, तो वो एक चीज नहीं, उनके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है। तो ये डिफरेंशिएशन है नॉर्मल और एडीएचडी बच्चों में। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो फॉरगेट कर जाते हैं ओकेजनली, कभी कभी, जैसे आपको लगेगा अच्छा ठीक है तुम अपना टिफिन बॉक्स भूलाए या तुम अपनी वाटर बॉटल भूलाई। लेकिन जो एडीएचडी बच्चा है वो बहुत ही डीप रूटेड नॉलेज को भी भूल जाएगा।
जैसे कि आप राइट साइड की पिक्चर में देखिए कि बहुत डीप रूटेड जो नॉलेज होती है उस वो भी वो भूल जाते हैं कि कलर क्या है, या क्या कोई स्ट्रक्चर आपने दिखाया कि ये स्क्वायर है तो वो ये भूल जाएंगे। ऐसे बच्चे जो बहुत हाई लेवल पे एजुकेशन है वो ये भूल जाएंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये बड़ों में भी होता है, बच्चों में नहीं, ये बड़ों में भी होता है। जो एडीएचडी अडल्ट होते हैं उनमें भी ये स्पेसिफिक ये सिम्टम देखने को मिलता है कि वो नॉर्मल चीजें भूल जाते हैं। प्लीज नेक्स्ट करें। जब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको चोट लगने से डर लगता है, या फिर कोई काम करने से उनको लगेगा, अगर भारी लगेगा कि ये नहीं करना है। बट जो है, जो एडीएचडी बच्चे हैं उनका वो अपनी क्षमता से भी बाहर जाके कई बार अपनी चीजों को, अपने कंफ्यूजन को बचाने के लिए इतना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, जो कि ये कैरेक्टर अडल्ट्स में भी कैरी ऑन होता है एडीएचडी का, कि वो अपने वे से बाहर जाकर किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करेंगे और फिर वहां से वो रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट होने के बाद वो उस चीज को दिल पे ले लेते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है जो इस पिक्चर के थ्रू से दिखाया गया है कि वो परफेक्शनिज्म भी करते हैं लेकिन रिजेक्शन भी उनको मिलता है, और रिजेक्शन के बाद वो उस चीज को दिल पे ले लेते हैं और मिक्स्ड इमोशंस उनके अंदर आता है। अब ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है ये शायद आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इस पूरे वेबिनार के एंड में आपको आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फिर नेक्स्ट क्या है कि स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हॉबी और इंटरेस्ट। जो नॉर्मल बच्चा है वो बहुत अपना इंटरेस्ट का काम बहुत करेगा, कलरिंग अच्छा लगता है तो बहुत देर तक बैठ के कलरिंग करता रहेगा, या गेम खेलना अच्छा तो करता रहेगा। लेकिन जो एडीएचडी बच्चा है वो अपने इंटरेस्ट को करने बैठेगा लेकिन वो उससे हट ही नहीं पाएगा, या तो फिर वो बैठ ही नहीं पाएगा। दोनों चीजें, या तो वो बिल्कुल परफेक्शनिज्म हासिल करके रहेगा, और या तो फिर वो 5 मिनट बैठेगा, भले ही वो उसकी इंटरेस्ट की चीजों से पसंद है वो काम करना, लेकिन वो बैठ के वो काम नहीं कर पाएगा। वो उठ के जाएगा टॉयलेट, वो कहीं और जाएगा, कुछ और खाएगा, खाने की कोशिश करेगा, कुछ किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को डाइवर्ट करता रहेगा। प्लीज नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एडीएचडी के बारे में हम बात करते हैं तो मेडिकली एडीएचडी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, हाइपर एक्टिव, इनअटेंटिव और कंबाइंड। तो क्या होता है हाइपर एक्टिव? हाइपर एक्टिव जो बच्चा है उसको डिफिकल्टी होती है आराम से बैठने में, मतलब वो कहीं पे भी आराम से बैठ नहीं सकता, कॉन्स्टेंटली उसको मूवमेंट करना है, कुछ ना कुछ करके हिलना है, फिजिट करना है, और या तो वो बातें बहुत करेगा या फिजिट करेगा। कोई भी सामान होगा तो उसको लेके ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा या आवाज करता रहेगा, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। रेस्टलेस फीलिंग होगी उसको, और वो स्ट्रगल करेगा इम्पल्सिविटी के साथ, कि उसको मन नहीं होगा कि वो कोई भी काम के लिए तुरंत आगे जाके करे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जो सेकंड टाइप है इनअटेंटिव टाइप, इसमें क्या होता है कि ये इनको अपना काम करने में, ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी होती है, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। इनको आप डिटेल इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि ये ऐसे ऐसे करना है, या आप बोलेंगे कि कोई कन्वर्सेशन आपने बोला कि जाओ जाके यहाँ से जाना, इस रूम से निकल के बाहर के रूम में जाके दरवाजा बंद करना, सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी उसको भी वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो एक रूम से दूसरे रूम में जाकर कहीं और जाएंगे या कुछ और करने लगेंगे, तो वो सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर पाते, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या डिफिकल्टी होती है उनको याद रखने में। फिर थर्ड टाइप क्या है? कंबाइन। कंबाइन में क्या होता है कि सिम्टम्स ऑफ द अदर 2 टाइप, जो मतलब कि जो बाकी हाइपर एक्टिव और इनएक्टिव इनके इक्वली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह के सिम्टम्स होंगे, कभी वो अपना सामान भी नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, वो एक जगह बैठ भी नहीं पाएंगे, फिर उनको मन करेगा कि चीजों के साथ खेले भी, तो ये दोनों सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो हाइपर एक्टिव टाइप ऑफ एडीएचडी के बारे में हम बात करते हैं। हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो, उनको जैसे मैंने बताया अपनी जगह सामान नहीं रख पाते हैं, उनको कांस्टेंट मूवमेंट की जरूरत होती है। अगर आप टीचर हैं और आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा और आप कुछ समझा रहे हैं, उन्हें स्टोरी समझा रहे हैं विच इज वेरी सिंपल, वो उसके बीच में इंटरप्ट करेंगे, या फिर कई बार गलत चीजें बोलेंगे, इनअप्रोप्रिएट टाइम में बोलेंगे, या फिर बिना सोचे कोई चीज कर देंगे, कुछ चौक उठा के फेंक दिया बिना सोचे बीच क्लास में, तो रेस्टलेस होंगे। ये हाइपर एक्टिव टाइप ऑफ एडीएचडी है। नेक्स्ट।
इनअटेंटिव टाइप ऑफ एडीएचडी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका बिल्कुल अपोजिट है, वो ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते हैं, उनको कोई टास्क दो तो वो नहीं कर पाते हैं, फिर वो अपना सामान बार बार खोते रहते हैं, उनका टेक्स्ट बुक, उनका चश्मा, चाबी भूल जाता है, और करने जाएंगे कुछ और कोई और स्टिमुलस मिल जाएगा और वो उस डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो ये इस टाइप के इनअटेंटिव होते हैं, अटेंटिव नहीं हो पाते हैं। फिर कंबाइंड टाइप पे आ गए हम। कंबाइंड टाइप है तो ये वो इन दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट करिए प्लीज। अच्छा, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एडीएचडी के जो हमारा डीएसएम क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं करता है, और फॉलो नहीं करता या मतलब जिसमें वो लिस्टेड नहीं है। तो वो क्या चीजें ऐसी हैं जो हम बच्चों में या बड़ों में भी देखते हैं जो लिस्टेड नहीं है? वो ये है कि लगातार अगर हम उन्हें किसी चीज के लिए डांट रहे हैं तो हो सकता है कि वो सामने उस चीज को नहीं दिखा पाते चेहरे पे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर वो घुटते रहता है। या कई बार ऐसा होता है कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है या वो बहुत थके हुए हैं, लेकिन आपने बोला कि ये काम करना है तो वो क्योंकि परफेक्शनिज्म को कभी कभी फॉलो करते हैं तो वो उसको करने लगेंगे। फिर कॉन्स्टेंटली लेट होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को अगर उन्हें खरीदने जाना है, मान लीजिए कि उन्हें अडल्ट की बात भी हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर उन्हें ग्रोसरी खरीदने जाना है तो वो 10 घंटे बैठ के उसकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और कोई बुक्स पढ़ेंगे तो उसको उस सेंटेंस को कई बार पढ़ेंगे, एक ही सेंटेंस को 10 बार 20 बार पढ़ेंगे, कई बार ऐसा होता है। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे क्या कहते हैं डीएसएम फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? देखिए, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ तो हमारे कैडर में हम मेडिकेशंस देते हैं, मेडिकेशन जैसे कि रिटालिन और एड्रॉल होते हैं, और नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस होती हैं कुछ, मतलब नॉन स्टिमुलेंट्स और स्टिमुलेंट होती है। लेकिन बिहेवियर ट्रीटमेंट्स जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आपका सेंटर है, और भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बिहेवियरल ट्रीटमेंट देते हैं, बिहेवियर थेरेपी देते हैं, सोशल स्किल की ट्रेनिंग देते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग देते हैं। सो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट करिए। ओके, सो जो हमारे 3 तरह के केमिकल रिसेप्टर्स हैं, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ये 3 केमिकल्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं के ऊपर नीचे होने की वजह से प्रॉब्लम्स जो आती है। तो जैसे डोपामिन हमारा अलर्टनेस को सपोर्ट करता है, नॉन एपिनेफ्रिन हमारे कंसंट्रेशन को करता है, सेरोटोनिन हमारे सेटिस्फैक्शन को करता है, या फिर रिलैक्सेशन या रिवॉर्ड सेंटर को सपोर्ट करता है। तो इनकी वजह से ही ये सारी चीजें होती है एडीएचडी बच्चों में। प्लीज नेक्स्ट करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉजेस क्या है। तो क्या कोई ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है इसका कॉज, या फिर इसका कॉज हो सकता है प्री मेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, बच्चे का जब पैदा हुआ तो बहुत लो बर्थ वेट है। लेड पॉइजनिंग को पाया गया है कि बहुत ज्यादा लेड पॉइजनिंग, ऐसे बच्चों जिन पर रिसर्च हुआ है कि लेड पॉइजनिंग की वजह से उन्हें एडीएचडी की प्रॉब्लम आई है। अनहेल्दी डाइट, मदर का ड्यूरिंग जब बच्चा पेट में है और बच्चों का जब वो बाहर है, अनहेल्दी डाइट की वजह से भी एडीएचडी में देखा गया कि एडीएचडी के सिम्टम्स आए हैं लोगों में, कंफ्यूजन, और जो भी सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए। मैटरनल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, ये भी एडीएचडी के एक कॉजेज में है। और फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है एडीएचडी की तो भी ये एक वन ऑफ द कॉजेज है। और साइको सोशल एडवर्सिटी, जैसे कि मतलब कि अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो रहा है या किसी के साथ कोई मेंटल कंडीशन अटैच्ड है, तो वो भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को भी, ऐसे बच्चों को भी आगे चल के एडीएचडी हुआ है। प्लीज नेक्स्ट करिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मेरे पास हमेशा आते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या एडीएचडी जेनेटिक होता है? जी हाँ, एडीएचडी बिल्कुल जेनेटिक होता है। इसके एविडेंसेस पाए गए हैं, सिग्निफिकेंट मतलब एविडेंस है इसके पीछे कि एडीएचडी जेनेटिक भी होता है और इन्वायरमेंटल के अंडर भी होता है, कि इन्वायरमेंटल की चीजें, अगर किसी को बहुत ज्यादा ट्रॉमा है या जैसे मैंने अभी पहले बताया कि खान पान में प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें भी एडीएचडी की तरफ आगे लेके जाते हैं। फिर आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनमें एडीएचडी ज्यादा देखा गया है।
फिर कोई सिंगल जीन रिसर्च में कोई ऐसा सिंगल जीन नहीं मिला है कि जिसकी इस सिंगल जीन की वजह से इस बच्चे में या इस अडल्ट में एडीएचडी हो रहा है। इट इज कंसिडर्ड कि कई सारे जीन के वेरिएशंस इसमें सपोर्ट करते हैं एडीएचडी के लिए, एडीएचडी होने के लिए। सो प्लीज नेक्स्ट। हाँ, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि कॉर्नर्स रेटिंग स्केल है, चिल्ड्रन बिहेवियर चेकलिस्ट है और एडीएचडी रेटिंग स्केल है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट है, कुछ ऐसी रेटिंग स्केल्स हैं जिनके थ्रू आपका साइकेट्रिस्ट या आपका साइकोलॉजिस्ट इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि आपको, आपके बच्चे को या किसी अडल्ट को जो एडीएचडी अपने आप को कह रहा है, क्या वो वाकई में एडीएचडी के अंदर आता है या नहीं आता है। सो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इंटरवेंशन क्या चीज होती है। इंटरवेंशन मतलब अगर हमने जैसे हम रिहैब सेंटर में हम यहाँ आज वेबिनार कर रहे हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें देखना है कि हम क्या इंटरवेंशन कर सकते थे या क्या इंटरवेंशन ऐसे हुए हैं पास में जिन्होंने एडीएचडी को बच्चों को सही करने में हेल्प किया है। तो क्योंकि ये डिजीज बहुत पहले से ही फॉरेन कंट्रीज में, यूएसए में, यूके में ज्यादा बच्चों में डायग्नोस हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा इस चीज के लिए तत्पर रहे, तो उनके यहाँ जो कुछ टॉप इंटरवेंशंस हुए थे, जैसे कि ट्रिपल पी है या एनएफ डबल पी है, ये कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं। ये वीकली प्रोग्राम्स होते हैं 10 महीने के या 12 महीने के या 6 वीक के। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो बच्चे और बच्चों के माता पिता को इंक्लूड करते हैं, और उन्होंने देखा है कि ऐसे इंटरवेंशन करने से और थेरेपी करने से बच्चों और बच्चों के माता पिता में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हुए हैं। उसके साथ हमने देखा कि कुछ एड ऑन इंटरवेंशन होते हैं कि साइको एजुकेशन दी जाए, हम बच्चों को हम समझाएं, एजुकेट करें उनके सिम्टम्स के बारे में। ऐसा नहीं कि समझते नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर दिमाग नहीं है, वो सब समझते हैं, बट वो उस चीज को कैरी आउट नहीं कर पाते हैं या उस चीज को वो ओवरकम नहीं कर पाते। तो साइको एजुकेशन देने से पहले हमें उन्हें समझाना है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। और सीबीटी वेरी कॉमन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है इसके लिए। फिर स्पेसिफिक एड ऑन्स होते हैं कि सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, कि सोसाइटी में या फिर अगल बगल में या बच्चे अगर है तो बच्चों के साथ रख के उनको कुछ सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये करना है, आपको ऐसे करना है। टाइम मैनेजमेंट का गेम्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे गेम्स रखे जाते हैं जिनमें टाइम मैनेज होता है, ताकि वो उनका दिमाग जो डाइवर्ट हो रहा है वो डाइवर्ट ना हो। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स उनको दी जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लेस एविडेंस मिले हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो हुई हैं और देशों में, जैसे कि हमारे देश में होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर और सेंट जॉन्स वॉर्ट, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, ये चीजें या ये मेथड्स अप्लाई किए गए हैं एडीएचडी बच्चों पर, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए इनफ एविडेंस नहीं है हमारे पास। डाइटरी इंटरवेंशंस भी किए गए हैं, फैमिली थेरेपी की गई, एक्सरसाइज की गई है। ऐसा नहीं कि इससे इफेक्ट नहीं आया है, बट बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट, ओके, साइको सोशल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया आपको, कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ट्राइजेमाइनल नर्व स्टिमुलेशन होती है बच्चों के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें से कि 2 टेक्निक्स आई विल टेल यू टुडे। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग और एक्टिविटीज होती है, ग्रुप थेरेपी की जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को और अडल्ट दोनों को, योगा और मेडिटेशन की। फिर न्यूरो फीडबैक होता है उनके लिए, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं। सेरिब्रल ट्रेनिंग होती है, अटेंशन या मेमोरी ट्रेनिंग दी जाती है, ऑप्थैल्मिक मैनिपुलेशन किया जाता है, क्लासरूम में एजुकेशनल रेमेडीज दी जाती है और साइको एजुकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट, तो पेरेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने सबने बोला कि पेरेंट्स क्या करें। तो पेरेंट्स को पॉजिटिव अटेंशन देना है अपने बच्चे को, उसको डांटना नहीं है, उसकी बातों को समझना है, पॉजिटिव अटेंशन देना कि वाई ही और शी इज सेइंग दिस थिंग या वाई ही और शी इज नॉट डूइंग सच थिंग। कि आपने कोई काम करने के लिए बोला या उसको कोई होमवर्क मिला, वाई दैट बच्चा इज क्या कहते हैं, इग्नोर कर रहा है उस चीज को।
और अगर इग्नोर कर रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वो एक्चुअली में एडीएचडी है या नॉन एडीएचडी है, डिफरेंशिएट करना है आपको आपके लेवल पे, फिर आप आगे उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस देने हैं, बड़े बड़ी बातें नहीं बोली उनको, छोटी छोटी बातें बोलिए, एक समय में एक बात बोलिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो एक समय में एक बात को फॉलो कर सके। फिर अगर उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, छोटी चीजों को फॉलो किया, तो उसको प्रेज करिए और एक उनको उनको मतलब पॉजिटिवली आप एक बोलिए कि हाँ आपने अच्छा किया, और एक रिवॉर्ड सिस्टम रखिए कि अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए वो रिवॉर्ड, आप कुछ छोटा सा ही रिवॉर्ड दीजिए उनको, या और कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस उनको बताइए कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिना डांटे, नॉर्मली बिना डांटे, और आप उन्हें कंसिस्टेंटली बताइए कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, या छोटी छोटी बातों में। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेल्फ रेगुलेट करती है, जैसे काम म्यूजिक होता है, म्यूजिक जो है अगर आप उनके लिए लगाते हैं उसमें कंफर्ट उन्हें मिलेगा, या फिर कोई क्वाइट स्पॉट बनाइए आप अपने घर में जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए बैठे, मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चा हाइपर एक्टिव भी हो, बच्चा इनअटेंटिव भी हो सकता है, बच्चा एडीएचडी वाला बच्चा डिप्रेसिव भी हो सकता है, डजंट काउंट कि हाँ एडीएचडी है तो उससे बच्चा हमेशा उछलता कूदता रहेगा या चीखता चिल्लाता रहेगा, जरूरी नहीं है। एडीएचडी वाले बच्चों को डिप्रेशन भी होता है, वो अकेले गुमसुम भी बैठते हैं, कुछ बच्चे कई बार ऐसा होता है कि उनको शांत बैठना है और उसके चक्कर में वो चीखते चिल्लाते हैं कि उन्हें शांत बैठना, उन्हें समझ में नहीं आता, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो एक क्वाइट स्पॉट बनाइए, उनके अगल बगल साफ सुथरी जगह बनाइए जहाँ पे वो बैठ सके और सोच सके, और फेमिलियर आइटम्स उनको दीजिए, उनके जो आइटम्स हैं जो फेमिलियर, जिससे वो फेमिलियर है, जो उनके लिए हैंडी है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं 6 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे हैं जिन्हें ये चीज नहीं समझ में, तो उनकी चीजें जिससे वो कंसोल होते हैं, वो फेमिलियर आइटम्स आप उनको दीजिए, उनके खिलौना हुआ, कोई फेवरेट चीज में वो आप उन्हें देंगे ताकि वो काम डाउन हो सके, काम डाउन होने के बाद ही वो कोई डिसीजन आगे ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज क्या होती है टू हेल्प लर्नर्स विद एडीएचडी, हमको उनको ये टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हमें कैसे उन लोगों को हैंडल करना है, कि हमें क्लियर और रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शंस दोनों देने हैं उनको, उनके और उनका जो दिनचर्या है उससे हमें उन्हें बताना है, टाइमली चेक इन करना है, उनको मूवमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है कि हाँ आप जैसे कि आपके क्लासरूम में एक एडीएचडी का बच्चा है एंड आपको लग रहा है कि वो बहुत फिजिटी है, उसको उठना है, तो आपने उसको कोई काम दे दिया कि ओके यू गो एंड स्टैंड एंड डू दिस थिंग, सो मूवमेंट करने से वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शंस रख सकते हैं अगर पॉसिबल हो, अगर कॉलेज में नहीं है, घर में आपके कोई एडीएचडी बच्चा है जो लगातार बैठने में उठने में प्रॉब्लम हो, तो आप उनके लिए कोई ऐसी सीट करिए जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करें। और बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी चीजें, बड़े प्रोजेक्ट्स आप उन्हें मत दीजिए, क्योंकि वो उस चीज को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या फिर उस चीज को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी सारी चीजों को साइड में रख देंगे। फिर प्रोवाइड करिए उनको फिजिटी थिंग्स, जैसे कि कुछ ऐसे टॉयज आते हैं जो फिजिट टॉयज आते हैं, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि फिजिटी टॉयज आते हैं, कुछ ऐसे एएसएमआर टॉयज आते हैं जो कि जिसमें क्लिक 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 जैसे पेन्स होती है हमारे, क्लिक क्लिक पेन्स होते हैं, उस तरह के बहुत सारे टॉयज आते हैं। तो वो फिजिटी थिंग अगर आप उन्हें देंगे तो उनकी एंग्जाइटी जो हो रही है उस पर उनको रिलीफ मिलेगा, और उसको वो जो है थोड़ा काम हो जाएंगे, अगर वो बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हैं तो वो काम हो जाएंगे। फिर क्या करना है, वर्क स्टेशन बनाना है उनका, घर पे अगर है तो उनका एक प्रॉपर वर्क स्टेशन होना चाहिए, उनको बोलिए कि डायरी मेंटेन करें, अगर वो इतने बड़े बच्चे हैं जो डायरी मेंटेन करें, लिख सके या ड्रॉ कर सके, तो उनको मेंटेन करिए, दे शुड रीड इट सो दैट उनके दिमाग में ये प्रोसेस आ सके ऑर्गेनाइजेशन का, या ये चीज उनके दिमाग में आ सके कि यस ये मेरा डेली टास्क है, आई हैव टू डू इट इन टाइम, आई हैव टू डू इट इन टाइम। फिर हमें क्या करना है, टाइमर रखना है, अगर हम उन्हें कोई चीज देते हैं कि खेलने के लिए, तो हमें उन्हें टाइम रखना है, जैसे टाइम बाउंडेड गेम्स होते हैं वो हमें रखने हैं। फिर हमें बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस, उनके साथ टाइम करना है ताकि स्पेंड करना है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज क्या है इंगेज करने की रिलेक्टेंट लर्नर्स की,
कुछ बच्चे तो या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे रिप्लाई करते हैं कि यस हमारे बच्चे में कुछ असर आ रहा है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रिलेक्टेंट लर्नर्स होते हैं, जो उस चीज को समझने में बहुत देर लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें देखना है कि क्या हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या बच्चे से बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके डेली इमोशंस को चेक करना है। हमें देखना है क्या उस बच्चे को फिजिकल काम करने की जरूरत है या फिजिकल गेम्स खेलने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन बच्चा फोन में घुसा हुआ है और कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, कैसे उनको आप चॉइस दीजिए कि हाँ ये चीज आप कर सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको उसके साथ टाइम और ज्यादा स्पेंड करना है, इमोशनल बॉन्ड और ज्यादा समझना है, उसको कोई मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी जिससे वो थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ ही इज ऑल्सो कैपेबल या शी इज ऑल्सो कैपेबल। या आप उनको उनके फ्रेंड्स के साथ रखिए, उनके फ्रेंड्स के साथ समझाइए। उससे ऐसी चीजें करने से बच्चे जल्दी ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, और उनका पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता तो उनके लिए एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो सिर्फ पढ़े। तो ये चीजें देखी गई है कि ऐसा करने से बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया है। नेक्स्ट। ठीक है, तो कामिंग आइडियाज क्या होते हैं बच्चों के लिए अगर हम देखते हैं तो कामिंग आइडियाज क्या है, अगर कोई चीज फनी है दिख रही है तो उनको बताइए कि हाँ ये फनी है, या देखिए कि किस चीज पे वो खुश हो रहे हैं। कुछ सेंसरी गेम्स आते हैं जैसे कि कलर्स पे गेम आते हैं, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा अंदर रहने की बात कर रहा है तो आप उनको बाहर लेके जाइए, घुमाइए। बेसिकली उन्हें मूव कराना है, थोड़ी थोड़ी देर पे मूव कराना है, फिजिकल एक्टिविटी देनी है। या अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो हमें उन्हें कुछ ऐसा करना है कि वो काम हो सके, शांत हो सके। दोनों चीजों को हमें देखना है कि अगर हमारा बच्चा बहुत ज्यादा मूव कर रहा है तो हमें उसे एक काम पोजीशन पे लाना है, एंग्जाइटी को खत्म करना है, उनकी स्टिमुलेशन को रिड्यूस करना है। और अगर बहुत ही कम डिप्रेशन की तरफ है तो उनको बाहर की तरफ लेके जाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देनी है। तो ये सारी चीजें करनी। नेक्स्ट प्लीज। म्यूजिक। काम डाउन स्ट्रेटजीज क्या होती है बच्चों के लिए, कलरिंग या ड्राइंग होती है, या थिंकिंग हैप्पी थॉट्स। ये जो चीजें यहाँ पे बनी हुई है ये आप एज इट इज भी उठा के सामने चिपका सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या आप कर सकते हैं। उनको बोलिए टेक डीप ब्रेथ्स, जब वो एंग्जाइटी है बहुत ज्यादा दौड़ भाग रहे हैं तो आप उन्हें स्टॉप करके बोलिए कि टेक डीप ब्रेथ्स। या किसी से बात करना है, या किसी कोई पेट है आपके पास उसके बारे में सोचिए या उसके साथ खेलिए, रीड करिए, टाइमर रखिए, लिस्ट बनाइए चॉइसेस की कि क्या क्या चॉइसेस आपके पास है। या आप फोटो थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कई सारी फोटोज आपने रखी हैं, यू मेक टू बच्चों को कि हाँ आप इसमें से चूज करिए या ये बताइए, ऐसा करके। फिर जैसे मैंने बताया दोनों साइड, दोनों स्पेक्ट्रम के बच्चों को हमें देखना है। अगर हमारे पास हाइपर एक्टिव बच्चा है तो हमें उसे उसकी एंग्जाइटी को लोअर डाउन कर, अगर हमारा डिप्रेसिव बच्चा है तो हमें उसको बाहर लेके जाना है वॉक पे, उसे में बोलना है कि तुम जर्नल बनाओ या उसे पॉजिटिव टॉकिंग करनी है। नेक्स्ट। 5 फिंगर ब्रीदिंग, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है या बड़े अडल्ट भी यूज कर सकते हैं कि 5 फिंगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम उसको दे सकते हैं कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो मतलब बेसिकली हर फिंगर के साथ हमें ब्रीद इन करना है गहरी सांस, फिर हर फिंगर के साथ हमें ब्रीद आउट करना है। तो ये 5 फिंगर ब्रीदिंग टेक्निक इज वेरी पोटेंट फॉर एवरी हाइपर एक्टिव चाइल्ड टू मेक देम काम। नेक्स्ट। ओके, तो अब ये 5 ग्राउंडिंग टेक्निक है। ये अडल्ट एडीएचडी, एंजाइटी के पेशेंट्स, इवन एनीबॉडी कैन यूज दिस टेक्निक टू स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, एंजाइटी रिलीफ करने के लिए, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, एडीएचडी के बच्चों के लिए, बहुत सारी स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं जो कि तुरंत हमें अगर रिलीफ चाहिए तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक में क्या है, हम जहाँ पे भी बैठे हैं हम वहाँ पे 5 चीजें देखनी है, रियलाइज करनी कि हमारे अगल बगल रखी हुई है, अगल बगल हम कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या 5 चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम जा रहे हैं, हमने ट्री देखा, हमने कार देखी, हमने मोबाइल फोन देखा, हमने एक आदमी को देखा, एक एनिमल को देखा, इस तरह से 5 चीजें देखनी है। 4 थिंग्स विच वी कैन फील, 4 थिंग्स हमें ऐसी
देखने जिससे हम फील कर सके। छूना है, छू के देखना है कि हम क्या फील कर सकते हैं। हमारे अगल बगल हमारी वाटर बॉटल है, हमारा टिफिन है, या हमारे पास पेन है, कोई भी 4 थिंग्स। 3 थिंग्स जिसको हम सुन सकते हैं, 2 थिंग्स विच वी कैन स्मेल, 2 चीजें आपको स्मेल करनी है, और 1 थिंग विच यू कैन टेस्ट। ये 5 चीजें अगर आप करते हैं तो अगर कोई भी एंजाइटी अटैक, या आपका बच्चा ADHD का बच्चा है, या आप स्ट्रेस में है, अगर ये चीज आप अपने नॉर्मल रूटीन में लाते हैं, अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इट्स वेरी एफिशिएंट तुरंत ही स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। इट्स वेरी 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 इफेक्टिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट। सो ADHD को डायग्नोज करना तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का काम है। तो हमारे पास जनरली कैसे पेशेंट आते हैं और वो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमसे सबसे पहले पूछा जाता है कि हमारा बच्चा इतना डेफिनेट क्यों है। डिफाइंड मतलब कि हमारा बच्चा इतना जिद्दी, अकड़ू, या कोई काम हम कह रहे हैं वो क्यों नहीं करता है, या हमेशा चीखता चिल्लाता क्यों। तो ये जो डिफाइंड बिहेवियर है, ये जो डिफाइंड बिहेवियर है, ये ADHD से लिंक्ड है, और ये ADHD के बच्चों में ही देखा जाता है। इनको हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी होती है, जिस तरीके से हमारी बात करें। तो आप ये समझिए कि हार्श डिसिप्लिन इस पे काम नहीं करेगा, बहुत कम काम कर पाता है। आपको उनको छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना सिखाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों में स्किल बिल्डिंग उनको सिखानी पड़ेगी। तो ये करने से आपको उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट। Why does my child says he feels worthless? हाँ, कई बार होगा कि आपका बच्चा आपसे कहेगा कि उसको वो बिल्कुल वर्थलेस फील कर रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसे लगता है कि वो नहीं कर सकता, या हमसे होगा नहीं, या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये ADHD से ये भी रिलेटेड है बहुत ज्यादा। तो कॉन्स्टेंटली अगर हम किसी चीज के लिए बच्चों को स्कोल्ड कर रहे हैं, जिस तरह के इंडियन बिहेवियर, इंडियन सिनेरियो में देखा जाए, तो हमारे कल्चर में ही है कि हम गुस्सा करते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। तो कॉन्स्टेंटली अगर आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं तो ये उनके सेल्फ स्टीम के लिए बहुत ही बुरा होता है, और वो उस चीज को उन्हें ऐसा लगता है कि वो कर ही नहीं पाएंगे। वो कभी छोटी से छोटी चीजों को उन्हें लगेगा कि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके सेल्फ स्टीम को हार्म करेगा। सो और आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा डांटने की वजह से, या बहुत ज्यादा कोई भी काम करने वो जाते हैं और उस काम में वो फेलियर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या वो डिप्रेस तो नहीं हो रहे। तो ये चीज भी आपको देखनी है, इवेलुएट कराना है साइकेट्रिस्ट से, खुद भी आपको देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे बहुत ज्यादा कंपैशन ना दिखाने की वजह से हमारा बच्चे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट। how can I help my child with ADHD to go sleep? तो 70% ऑफ द चिल्ड्रन जो है ADHD के, उनको क्लिनिकल या स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उनको सोने में डिफिकल्टी होती है, वो कई बार रात में जगते हैं, और कई बार क्या होता है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन फिर भी लेट हो जाता है। तो करना क्या है, हमें उन्हें एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन देना है कि नहीं एग्जैक्टली इतने बजे आपको सोने जाना है, एग्जैक्टली इतने बजे आपको उठना है। एक उनके लिए स्लीपिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सूदिंग स्लीपिंग एनवायरनमेंट करना चाहिए, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन होने चाहिए, जितने कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, टीवी, लेट नाइट मोबाइल। पेरेंट्स के लिए है ये, आजकल के पेरेंट्स भी लेट नाइट मोबाइल, लेट नाइट टीवी नहीं करनी चाहिए। रेगुलर एक एक्सरसाइज का पैटर्न आप रखिए। बिफोर स्लीपिंग यू कैन ट्राई आउट सम वेरी लाइट एक्सरसाइज, और एक हेल्दी डाइट अगर आप रखेंगे तो बच्चे उससे अच्छा फील करते हैं। सो नेक्स्ट। राजेश जी, आई थिंक इसमें 2-3 स्लाइड्स बीच में छूट गई हैं, आप ऊपर जाइए। ओके मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये है ना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट। हाँ, ये व्हाट कैन आई डू टू हेल्प बिल्ड माई चाइल्ड सेल्फ एस्टीम? आप क्या कर सकते हैं, आप जेन्युइनली अपने बच्चे को प्रेज कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर वो सिर्फ आपके लिए 1 गिलास पानी लेके आया या गिरी हुई पेंसिल उठा दिया तो इसमें क्या प्रेज करें, नहीं। ये छोटी छोटी अप्रेजल्स, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप प्रेज करेंगे ADHD के बच्चे को, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ये उनके लिए एक मोटिवेशन की बात होती है। इंकरेज करिए उनको कि वो जिस चीज में वो इंटरेस्ट हो उनका, उसको वो परस्यू कर सके।
और उनको आप हेल्प करिए कि ये बताने में कि नहीं वो कर सकते हैं, लगातार पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है उनको, आप उनको श्योर करना है कि उनका सराउंडिंग सेफ है, काम है, और वो जो भी काम करेंगे उसमें उनका मन लगेगा। बेसिकली आपने उनको पॉजिटिवली इन्फोर्स करना है, और मेक श्योर करिए कि आपका स्ट्रेस आप बच्चे पे ना डालें। आपने जो भी स्ट्रेस है आप अपने बच्चों पे डालते जा रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर आपके घर में ऐसा कोई स्पेशल चाइल्ड है, एडीएचडी चाइल्ड है, तो उन पे तो बिल्कुल भी नहीं अपना स्ट्रेस डालना चाहिए। तो उनके लिए आप एक ट्रस्टेड एडल्ट्स उनको बताइए कि ये आपके ट्रस्टेड एडल्ट हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यू कैन टॉक टू दीज पीपल। उनके साथ के जो बच्चे हैं उनको उनकी कंडीशन के बारे में बताइए कि ये कंडीशन इनके साथ है, तो हाउ दे हैव टू बिहेव विद देम। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए। नेक्स्ट, हाँ, व्हाट स्पोर्ट्स, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि स्पोर्ट्स कौन सा बेस्ट है। तो एडीएचडी के बच्चे कोई भी काम या कोई भी स्पोर्ट में एक्सेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि एडीएचडी का बच्चा या एडीएचडी का अडल्ट ये काम नहीं कर सकता है या ये स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। वो सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वो सारी चीजों में एक्सेल कर सकते हैं, बशर्ते बस क्या वो उस चीज को कर पा रहे हैं, क्या वो बच्चा उस चीज को करना चाह रहा है। तो आपको ये देखना है कि क्या वो उस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वेल एंड फाइन। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप कुछ सेफ स्पोर्ट्स जैसे कि स्विमिंग होते हैं, टेनिस है, मार्शल आर्ट्स है, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन स्किल्स को भी देखा जाता है। तो आप इन सारे स्पोर्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अनश्योर हैं कि आपका चाइल्ड कौन सा स्पोर्ट पसंद करेगा। नेक्स्ट, ओके, तो ये ऑलमोस्ट हम अपने सेमिनार के एंड पे पहुंच रहे हैं कि एडीएचडी डाइट के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था। देखिए, बहुत ज्यादा एविडेंसेस है नहीं एडीएचडी डाइट के बारे में, लेकिन ऐसा कहा गया है कि किन किन फूड्स को आप इंजॉय कर सकते हैं, किन किन फूड्स को आप जो है, एक सेकेंड राजेश जी, इसमें 2 स्लाइड्स और ऊपर छूट गई हैं। आई थिंक विल व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिसिप्लिन, और उसके बाद विद रिवॉर्ड्स चेंज माय चाइल्ड बिहेवियर। आई थिंक ऊपर अगर आप जाएंगे तो, और ऊपर हाँ, जहाँ से क्वेश्चन शुरू, हाँ हाँ, यहाँ से कि सबसे इफेक्टिव 2 स्लाइड से छूट गए थे कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिसिप्लिन क्या होता है। तो हमें कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रखना चाहिए, हमें क्लियर एक्सपेक्टेशन रखना है, और हमें नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि ये बच्चा चीखेगा या चिल्लाएगा या कुछ नहीं बोलेगा, दोनों तरह के एडीएचडी बच्चे के बारे में ध्यान रख के हमें उनको कोई चीज बतानी है, और अवॉइड करना है कि बच्चों को पनिश नहीं करना है, प्रॉब्लमेटिक चीजों के बारे में डिस्कस करना है, और एड्रेस करना है कि उनकी जो फीलिंग्स है इसके बारे में कि जो आप फील कर रहे हैं, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, या आप अगर अपनी बातें नहीं बता रहे, गुमसुम बैठे हुए, तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये आपको उनसे जानने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट करिए प्लीज। हाँ, तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या रिवॉर्ड्स मेरे बच्चे के बिहेवियर को चेंज करेंगे। यस, रिवॉर्ड्स आपके बच्चे के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को चेंज करेंगे। कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरी करते हैं कि इससे उनके अंदर लालच आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा कुछ रिवॉर्ड रखना है, आपने उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से जितना वो कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अवार्ड करना है। देखा गया है कि मोर देन 80% ऑफ द बच्चों में रिवॉर्ड जो है एक पॉजिटिव फीडबैक देखा गया है। नेक्स्ट करिए। हाँ, तो हाउ कैन आई हेल्प माई चाइल्ड मेक फ्रेंड्स, तो कैसे हमारा बच्चा फ्रेंड्स बना सकता है। ऑफन प्रेज करना है बच्चे को, हमें इंडिविजुअल फ्रेंडशिप, हमें अपने कभी भी एडीएचडी के बच्चों को कभी भी ग्रुप में फ्रेंडशिप या ग्रुप में लोगों को हैंडल करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आप उनको बहुत छोटी छोटी उनके प्ले डेट्स जो होते हैं, या अगर वो खेलने जाते हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए वो किसी के साथ रहें, बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए। टाइम मैनेज अगर आप करेंगे तो आपको उनको मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो हम डाइट पे बात कर रहे थे।
आई थिंक सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन था जो ये था कि एडीएचडी के बच्चों, पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों वो हमेशा यंगर बच्चों को या अपने से यंगर लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। क्या होता है कि कुछ मेंटल एबिलिटीज या कई बार मेंटल जो उनके माइलस्टोन्स होते हैं वो कवर नहीं कर पाते, तो एडीएचडी के जो लोग होते हैं या एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो अपने से यंगर जनरेशन के बच्चों के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके लेवल के हैं या फिर उनके लिए वो टास्क इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एज अडल्ट, हम इतने सारे लोग आज मुझे सुन रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बहुत इजी गेम चुनते हैं जस्ट टू कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। सेम विद एडीएचडी होता है कि वो यंगर बच्चों के साथ या यंगर लोगों के साथ इंटरेक्शन इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी चीजों को बहुत इजीली समझ सकते हैं एंड उनको बिलिटिल नहीं करते, उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं एंड उनके सामने वो अपने आप को, उनको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिलता है। तो ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्लाइड जो छूट गई थी। तो डाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या हमें हाई प्रोटीन फूड को एंजॉय करना है, हाई प्रोटीन फूड, फिर आयरन रिच फूड्स को करना है, विटामिन B12 है, एग्स है, ओमेगा रिच फूड्स को जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये सारी चीजें अगर हम बच्चे को देते हैं तो एंजॉय करेगा। अवॉइड क्या करना है हमें, शुगर। शुगर के बारे में बहुत कहा गया है कि शुगर हाइपर एक्टिविटी बढ़ाता है, शुगर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो शुगर को हमें अवॉइड करना है। हमें फूड कलरिंग या डाइज वाली चीजें, कैफीन को अवॉइड करना है, हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करना है, या फिर अगर आजकल ग्लूटेन की बहुत ज्यादा वो हो रही है तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट। So, with this, I would like to almost end my seminar, but just one thing I would also like to talk that जब ये ADHD के बच्चे, अगर आपने ADHD के बच्चों को ध्यान नहीं दिया और आप उन्हें गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं, या आपके अगल बगल है, या आपका स्टूडेंट है, आपके घर में है, या कहीं भी बाहर है, और हमने ऐसे बच्चों को हैंडल नहीं किया और वो हमारे जैसे एडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा उन्हें जो बचपन में एडीएचडी की प्रॉब्लम्स होती थी वो तो हो ही रही है, साथ में एक वेरी सेंसिटिव इशू जो देखा गया है कि उन्हें रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया देखा गया है। रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया ये अडल्ट में बहुत ज्यादा देखा गया है, बचपन से ये शुरू होता है लेकिन अडल्ट में ये देखा गया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज राजेश जी। क्या होता है देखा गया, क्योंकि जब ये एडीएचडी डायग्नोस नहीं हुआ था, और क्योंकि आज की एज में हमारे जैसे लोग जो कि 25 से लेके 35 के बीच में हैं, वो इन सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो जब हमारे जैसे लोग बचपन छोटे थे तो ये बैकडेट करके देखा गया कि उस टाइम में एडीएचडी के जो बच्चे थे वो कैसे रिएक्ट करते हुए अब अडल्टहुड में कैसे पहुंचे। तो एडीएचडी और क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही शानदार कहते हैं कि रिलेशन देखा गया कि अगर आप एडीएचडी के बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं या उन्हें आप गुस्साते हैं या मार के, आप सोचते हैं कि आप उन्हें मार के या थप्पड़ मार के या किसी भी तरीके से पनिश करके अपना काम करा ले, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा या फिर एग्रेशन में कन्वर्ट होगा। जिस तरह से आप फोटो में देखेंगे कि नॉर्मल बच्चा है येलो कलर का, या तो वो ब्लू की तरफ यानी कि डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, या तो वो रेड की तरफ यानी कि एग्रेशन की तरफ जा रहा है, और आगे चल के क्या होता है वो रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया, इसको डॉक्टर विलियम डॉटसन ने डिस्क्राइब किया था, और इन्होंने ये बोला था कि इसमें एज अ अडल्ट या एज अ बच्चा, जो एडीएचडी के बच्चे हैं वो जब अडल्ट होते हैं तो वो अपने सिम्टम्स को इतना मास्क करना सीख जाते हैं, इतना अपने आप को कह सकते हैं कि धीरे धीरे समझना सीख जाते हैं कि वो एट मोमेंट तो मास्क कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि उनकी अगल बगल के लोग कुछ नहीं भी कह रहे हैं तो भी वो छोटी छोटी बातों को लेके इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि उनका पूरा स्केड्यूल ही बिगड़ जाता है। इसको कहते हैं रिजेक्शन सेंसिटिविटी डिस्फोरिया, जिससे आजकल के बहुत सारे एडल्ट्स जो है क्या कहते हैं इफेक्ट हो रहे हैं। और ये अगर इस चीज को अगर हम आज हमारे बच्चों को आपसे समझाया जाए अच्छे से, तो शायद हम आगे चल के अडल्ट में ये रिजेक्शन सेंसिटिविटी डिस्फोरिया या और भी बहुत सारी जो बीमारियां उनसे हम बच सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय सेमिनार। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली टू मी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रश्नों की श्रृंखला के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राजेश कुमार यादव, पुनर्वास अधिकारी CRC गोरखपुर।
सर, यदि हमारे अभिभावकों के ऐसे प्रश्न आप तक पहुंचे हों तो आप जरूर आज के कार्यक्रम की आदरणीय वक्ता डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम से पूछ सकते हैं। श्री राजेश कुमार यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम को नमस्कार करना चाहूँगा। और मैम ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बहुत सारे पहलुओं पर, जो एडीएचडी के बहुत सारे पहलू होते हैं, उस पे हर एक पहलू, हर एक पक्ष को हमारे सम्मुख बहुत ही सरलतम तरीके से रखा। हमारे सभी अभिभावकों को बातें समझ में आई हैं। किंतु हमारे कुछ एकाध अभिभावक हैं, प्रश्न तो बहुत पूछे हैं, लेकिन मैं, क्योंकि समय का भी अभाव है, तो एक दो प्रश्नों को जरूर लूंगा मैम से। एक अभिभावक हैं हमारी उर्मिला जी। उन्होंने पूछा हुआ है कि उनका बच्चा 18 साल का हो गया है, उसकी दवाएं इनके द्वारा करवाई जाती हैं, बहुत सारी दवाएं इनकी रांची से चल रही हैं, जो वहाँ का साइकियाट्रिक सेंटर है। लेकिन इनका बच्चा जब तक दवाएं चलती हैं तब तक तो नॉर्मल रहता है, लेकिन बाद में लोगों की बातों को नहीं सुनता है, और उसके इच्छा के विपरीत यदि कोई काम करते हैं तो दरवाजा तोड़ना, कुर्सी तोड़ देना, या किसी के ऊपर अटैक कर देना, गाली देना, ये सब सारे काम करने लगता है। तो इनका पूछना है कि इस पे हम क्या करें कि उसका व्यवहार जो है थोड़ा सा नियंत्रित रहे और हमारी बातों को सुने वो बच्चा, ये इन्होंने पूछा हुआ है। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि एडीएचडी को सिर्फ दवा से आप नहीं सही कर सकते। ये एक बिहेवियर के साथ साथ ये एक न्यूरोलॉजिकल बिहेवियरल डिफिशिएंसी होती है, जिसको कि हम सीबीटी, जैसे मैंने आपको बताया, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं। बहुत सारी थेरेपीज हैं जो इंडिया और इंडिया के बाहर चल रही हैं। इस टाइम इंडिया में तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यूके जाएं या यूएसए जाएं तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, एनएफपीपी है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो फैमिली और बच्चा या जो भी अडल्ट है दोनों को साथ में रख के कराया जाता है। तो हम काफी हद तक हम सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर किसी बच्चे ने 18 इयर्स तक वो इस सब चीजों को सहता हुआ बड़ा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि क्या उसमें कोई और मेंटल इलनेस एड ऑन तो नहीं हुई है, या जो मतलब उसे काफी अच्छे से हम उसके बारे में रिसर्च करके ही हम उस चीज पे टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या ये बच्चा कर सकता है। हाँ, यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे बस इतना ही ये कहना चाहूंगी उनसे कि मुझे लगता है कि उनको जो है उसको बिहेवियरल थेरेपी को साइको एजुकेशन की तरफ ध्यान और देना चाहिए, और इंटरपर्सनल बॉन्डिंग की थोड़ी और ध्यान देना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि कोई इंसान ऑलवेज या हर वक्त गुस्सा करेगा, कभी ना कभी वो शांत हो रहा है, या कोशिश करिए कि आप जानिए, समझिए कि किन चीजों से वो शांत हो रहा है। ठीक है, अगर एडीएचडी का बच्चा है तो वो हर चीज के लिए गुस्सा या नाराजगी नहीं करेगा। कई बार गुस्सा या नाराजगी नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि ये बच्चा एडीएचडी का ही है या इसको कोई और बीमारी तो नहीं है। थैंक यू मैम। बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने हमारे अभिभावक के प्रश्न का जवाब दिया। एक अंतिम प्रश्न और लेना चाहूंगा। एक हमारी अभिभावक हैं रेनू जी, उन्होंने पूछा हुआ है कि उनकी एक बच्ची है 5 साल की। वो जब घर में कुछ चीजों में तो वो कोऑपरेट नहीं करती है, लेकिन यदि उसे हम पढ़ाने लिखाने के लिए विशेष विद्यालय में ले जाते हैं या कहीं ले जाते हैं, तो नए व्यक्ति को देखते ही तब तक वो चिल्लाना और अपने आप को जमीन पे पटकना शुरू किए रहती है, अपने हाथों से अपने गाल पे मारते रहना, और जब तक उसको उस स्थिति से हटा नहीं दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको पढ़ाने लिखाने के लिए टीचर के पास ले जाके कैसे नॉर्मल कर पाए कि वो कुछ सीख पाए कुछ चीजों को। और वो बच्ची चूंकि बौद्धिक रूप से भी थोड़ा सा वीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आपसे राय मशवरा जानना चाहा है कि क्या करें वो अपने इस बच्चे के लिए। और देखिए, यहाँ पे भी मैं बोलूंगी, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो और ऑटिज्म के साथ एडीएचडी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है, बट ये वाइसी वर्सा नहीं है। अगर सिर्फ एडीएचडी का बच्चा है तो उसको आप छोटे छोटे टाइम के लिए या घर पे ही बुला के कुछ कुछ टाइम के लिए अगर आप उसको एक्सपोजर देंगे तो वो चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो उनको स्पेशल स्कूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे
अपने इन्वायरमेंट को या अपने सेफ इन्वायरमेंट को चेंज होने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। वो उस चीज को इस तरीके की बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाते हैं, जिस तरह के सिम्टम्स की आप बात कर रहे हैं कि हर बार अगर नया चीज को देख के चेंज होना। तो अगर वो बच्चा ADHD के स्पेक्ट्रम में आ रहा है सिर्फ, तो उसको वो घर पे स्टार्ट करें, घर पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए किसी को बुलाएं और थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसको एक्सपोज करना चालू करें, धीरे 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 धीरे। तो अगर सिर्फ ADHD से रिलेटेड बच्चा, तो आई थिंक कि धीरे धीरे बिहेवियरल थेरेपी से, बिहेवियर एक्सपोजर थेरेपी से या समझाने से वो बच्चा सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें ऑटिस्टिक कैरेक्टर्स होंगे या ऑटिज्म से अगर वो डायग्नोज होता है बच्चा, तो फिर ये हमें कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो इसके लिए भी हमें उनको नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट या साइको जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको इवेलुएट कराना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनका जो बच्चा है क्या वो ऑटिस्टिक तो नहीं है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी अभिभावकों के प्रश्नों का यहाँ पर जवाब दिया मैम। और कई अन्य प्रश्न भी हैं, लेकिन समय अभाव है इसलिए हम उन्हें नहीं ले पाएंगे। ईमेल या अन्य माध्यमों से हम वो प्रश्न आपके पास भेजेंगे मैम, और उनके जो भी संभावित उत्तर होंगे हम अभिभावकों तक भेजेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, और माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आदरणीय श्री राजेश कुमार सर को। आप कार्यक्रम को आगे की तरफ गति प्रदान करें। आदरणीय राजेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ CRC गोरखपुर का आज का यह वेबिनार चल पड़ा है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नागेंद्र पांडे, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सर्विसेज शिक्षक CRC गोरखपुर। सर आप आएँ और आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे आदरणीय वक्ता डॉक्टर वर्तिका सिंह और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति प्राप्त करें। श्री नागेंद्र पांडे साहब। नागेंद्र सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज क्या मिल रही है? जी मिल रही, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC गोरखपुर द्वारा आयोजित आज इस 195वीं श्री में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागीगण, अभिभावकगण तथा दिव्यांगजन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज जो सीरीज है हमारी 195वीं में, वो फोकस्ड रही स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ ADHD, जो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय के सापेक्ष आपने जो वक्ता का चयन किया है विषय के रिलेवेंट, वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा सर। मैं सर्वप्रथम CRC गोरखपुर परिवार की तरफ से नागेंद्र पांडे, कार्यक्रम में बतौर रिसोर्स पर्सन प्रतिभाग कर रही थी हमारे साथ डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम। मैं भदोही जनपद से इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर के पद पे वर्तमान में अभी बनी हुई है। मैम को बहुत बहुत CRC गोरखपुर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामना, हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा CRC गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर आदरणीय रवि कुमार सर, जिनके मार्गदर्शन स्वरूप हम इस तरीके की गतिविधियों को आम जनमानस के बीच तथा दिव्यांगजन तथा उनके अभिभावकों के बीच भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेके आ पा रहा हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, जिनके डायरेक्टर NIPVD देहरादून, जिनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में CRC गोरखपुर भारत सरकार की मंशा के अनुरूप इस तरीके की गतिविधियों को पूर्वांचल की धरती से लगातार अंजाम दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय राजेश कुमार जी को, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी CRC गोरखपुर, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे ऐसे समय का आपने चयन किया तथा ऐसे वक्ता का जो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रायः सेकेंड मीटिंग में प्रायः हम सभी लोग थोड़ा रेस्ट में होते हैं, अभिभावक जन भी इस चीज की भागीदारी में अपनी भागीदारी निभा पाते हैं, इसे आत्मसात कर पाते हैं। इस हेतु सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे, कतिपय कारणों
युवाओं से अभी लास्ट में नहीं जुड़ पाए आदरणीय नीरज मधुकर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन सीआरसी गोरखपुर, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सीआरसी गोरखपुर के पुनर्वास अधिकारी आदरणीय राजेश कुमार यादव जी को भी, जिन्होंने लगातार इस तरीके की गतिविधियों में हम सभी के साथ मिलकर के अपनी गतिविधियों को अंजाम दिए हुए हैं तथा कार्यक्रम में अपनी भागीदारी को बखूबी निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अभिभावक जन, दिव्यांगजन तथा भिन्न भिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण, बहुत सारे जनपदों से जुड़े हुए रिसोर्स पर्सन गण तथा अन्य ट्रेनिंग सेंटरों से जुड़े छात्राध्यापक गण, आप सभी का इस तरीके के कार्यक्रम में लगातार सीआरसी गोरखपुर के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना कहीं न कहीं हम सभी का उत्साह वर्धन करता है, जिसके साथ हम नित्य नए नए विषयों को आपके बीच लेकर के आते रहते हैं और कहीं न कहीं हम सभी का मार्गदर्शन होता रहता है, कहीं न कहीं नई चीजें हम सभी के बीच शेयर होती है। आइए हम सभी लोग मिलकर के इस तरीके के कार्यक्रम को सफल अंजाम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन आगे भी कर पाए। इन्हीं सब आशा विश्वास के साथ मैं यहाँ पे अपनी बारी को विराम देता हूँ। साथ ही साथ मैं माइंड हैंड ओवर करूंगा कार्यक्रम समन्वय आदरणीय राजेश कुमार जी को कि सर वो कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय राजेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्तिका सिंह मैम। आपने अपना कीमती समय आज इस पटल पर सीआरसी गोरखपुर के सभी सम्मानित पुनर्वास व्यवसायिकों, अभिभावकों और दिव्यांगजनों के लिए समर्पित किया। आगे भी हमारी टीम की उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में माह भर बाद एटलीस्ट इस प्रकार के जो एक मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित जो सारी चीजें हैं, मेंटल हेल्थ के जो अलग अलग मुद्दे इस समय देश में विद्यमान हैं कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बाद, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग इसी तरीके से बातचीत करते रहें। उसके लिए आपका सहयोग आगे भी आगामी भविष्य में अपेक्षित है मैम। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए, हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों को प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगा और चाहूंगा कि चैट बॉक्स में जो लिंक पड़ी है उसको जरूर आप फिल करें और अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें, जिससे कि आगामी भविष्य के कार्यक्रमों में हम और बेहतरी कर पाएं और अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।